दोस्तों नमस्कार। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहे हम चंद किसानों को समझा नहीं पाए, तो यकीन जानिए इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि इस देश के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों के हक में वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो यकीन जानिए इस देश को वह समझते नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी दे कि इस देश में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए वह 3 कानून लेकर आए थे और पार्लियामेंट के भीतर बहस हुई, उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तो यकीन जानिए इस देश के भीतर के लोकतंत्र की असल हकीकत को इस देश का प्रधानमंत्री खुद ही छुपा रहा है। आज हम गाजीपुर में हैं। बहुत मौके आए जब गाजीपुर में आना हुआ। एक वक्त थी जब यहाँ बरसात हो रही थी, एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ इतनी तपिश थी कि लोग धूप में खड़े नहीं हो पाते थे। ऐसा वक्त भी आया जब यहाँ बरसात थी, और आज ऐसा वक्त भी है जब दिल्ली प्रदूषण से लगातार सराबोर है। और उसकी चिंता इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है, सरकारों को भी चिंता है। लेकिन किसी भी देश का मतलब क्या वहाँ का किसान होता है? क्या इस देश का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार चुनी गई राजनीतिक सत्ता के हाथ में संविधान की किताब को थमा देना भर है? ऐसा है नहीं। और शायद भारत के बीते 70 बरस के इतिहास में, और उससे पहले जब संविधान सभा बैठी थी, उस वक्त भी एक सवाल निकला था। वो सवाल इतना बड़ा था कि उस पर अंबेडकर ने चाहा था कि 3 दिन तक बहस हो, और वो बहस हुई थी। देश भर के तकरीबन 150 से ज्यादा नुमाइंदों ने अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी थी। हालांकि उन नुमाइंदों की मौजूदगी 500 से ज्यादा थी। मुद्दा एक ही था, इस देश में क्या किसी को जीने का हक जब हम दे रहे हैं तो उसकी रोजी रोटी का इंतजाम भी सरकार करेगी? अगर हम हक दे रहे हैं, और खास तौर पे इस देश के भीतर में उस समय उद्योग आए नहीं थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनी नहीं थी, कॉरपोरेट आया नहीं था, किसानों की फिक्र थी, मजदूरों की फिक्र थी। उस समय किसान मजदूरों की जितनी बड़ी तादाद थी, आज उसकी तुलना में तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। जमीन उतनी ही है, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यहीं से आज सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में चंद किसानों को ना समझा पाने की परिस्थितियों को जब प्रधानमंत्री ने कहा, तो क्यों नहीं हम याद कर लें 2014 में बीजेपी को वोट कितने मिले थे, 2019 में बीजेपी को वोट कितने मिले थे? वो 50% वोट कभी बीजेपी को नहीं मिले, 30% वोट मिले थे। तो क्या इस सरकार को अब गद्दी पर नहीं रहना चाहिए और जनता को यह कहना चाहिए कि 70% वोट तो आपके खिलाफ था, वो दूसरे पार्टियों में बंट गया था? लेकिन भारत के भीतर में यह दूसरा ऐसा बड़ा मौका आया है जब एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से हुई, और उसके बाद समूचे देश के समूचे राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के फैसले को लेकर होनी शुरू हो गई। चाहे वो डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल ही क्यों ना हो, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, चाहे समाजवादी क्यों ना हो, चाहे बीएसपी ही क्यों ना हो, और चाहे आरजेडी ही क्यों ना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड क्यों ना हो, चाहे शिवसेना क्यों ना हो। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है। भारत में किसान सिर्फ वोटर नहीं है, भारत का किसान यकीनी तौर पर अन्नदाता है। और जिन 3 कानूनों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर बहस शुरू की गई, और इस बात को ठोक बजाकर कहा गया कि यह दरअसल एक रिफॉर्म है, उस रिफॉर्म की स्थिति में दुनिया भर के 12 देश ऐसे निकल कर आए जिन्होंने खुले तौर पर अपने अपने देशों की पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठाया कि भारत में जो हो रहा है क्या वो वाकई रिफॉर्म है? चाहे वो यूनाइटेड नेशन की आवाज हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की आवाज हो, चाहे अमेरिका के भीतर पार्लियामेंट की आवाज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की आवाज हो, चाहे कनाडा की आवाज हो, चाहे वो ब्रिटेन की आवाज हो, इस दुनिया के भीतर में भारत का एक ऐसा मुद्दा लगातार उछलता रहा जिस मुद्दे को इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे यह रिफॉर्म है। वो रिफॉर्म नहीं था। हर कोई जानता है कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में वह बाजार अर्थव्यवस्था और वह इकोनॉमी फेल हो गई है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट के साथ खड़े हैं। ये हर किसी को पता है कि भारत की इकोनॉमी इतनी डामाडोल है कि ऐसे में अगर किसान
1 बरस हो गए, कल्पना के परे है। दुनिया में कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। दुनिया में ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई जहां इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो गई हो। कोई युद्ध नहीं था जहां खून बह रहा था। ये एक शालीनता के साथ दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए किसान थे। ये तो गाजीपुर है, इसके अलावे 4 जगहों पर किसानों की मौजूदगी और थी। लेकिन क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस देश में राजनीतिक सत्ता सिर्फ चुनाव जीतने के मशीन के तौर पर तब्दील हो जाए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि हर किसी को इस देश में चुनाव जीतना है? और कल तक चुनाव का मतलब अगर पूंजी थी, तो पहली बार उस चुनाव को जीतने का मतलब लोगों का मन और उसका विचार आ गया है। क्योंकि इस देश के भीतर में एक ऐसी परिस्थिति लगातार बनती चली जा रही थी जो किसानों के साथ खड़ी थी। और आंदोलन और सत्याग्रह की यह नई परिस्थिति जो इस देश ने देखी है, यह चंपारण में भी इस रूप में नजर नहीं आई थी। यह खेड़ा के आंदोलन में भी नजर नहीं आई थी जहां सरदार पटेल अगुवाई कर रहे थे। यह तो ऐसे किसानों का हुजूम था जो इस दुखी मन से घर से निकला था और यह कहकर निकला था कि हम लौटेंगे तभी जब ये 3 कानून वापस हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 3 कानून वापस नहीं होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को 2 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। यह भी एक स्थिति थी। इस मंच पर पॉलिटिकल पार्टी भी आई, इस मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, इस मंच पर इस देश के किसानों का आक्रोश लगातार छलकता रहा। इस मंच के ऊपर से जो आवाजें उठी, उसमें खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त महेंद्र सिंह टिकैत, जो एक वक्त बोट क्लब और मेरठ में किसानों को एकजुट करके निकले थे, तब भी याद कीजिए एक आवाज आई थी कि यह बड़े किसानों का आंदोलन है। और इस वक्त जब उनके बेटे राकेश टिकैत निकले और इसी जगह पे उनकी आंखों से आंसू निकले थे, वो तारीख 26 जनवरी की थी। वक्त बहुत बीत गया, दूसरी 26 जनवरी आने को तैयार है। लेकिन क्या वाकई ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने जब देश के सामने आकर गुरु पर्व को ढाल बनाया और गुरु पर्व के आसरे माफी मांगने का जिक्र किया, तो क्या इस देश में किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति पटरी पर आ जाएगी? क्या इस देश में कृषि अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या इस देश के भीतर में जो 12 करोड़ किसान और तकरीबन 14.5 करोड़ मजदूर हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो जात के भीतर आप नहीं बांट सकते हैं, धर्म के भीतर आप नहीं बांट सकते हैं, तो क्या पहली बार भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों के सामने किसान एक ऐसी स्थिति के साथ खड़े हुए जहां यह मैसेज बहुत साफ था कि आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं? 6 सवाल निकलते हैं इस दौर में जो प्रधानमंत्री ने किया है। और इस 1 साल के भीतर क्या यह वाकई माफी दी जा सकती है? 750 किसानों की मौत, इस देश के भीतर में एफसीआई गोडाउनों का खत्म होना, उसके पैरेलल में अडानी के गोडाउन्स महोबा से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के भीतर लगातार इसी 350 दिन में बने हैं, जिस 350 दिनों में किसान आंदोलन करता रहा। इस देश के भीतर की पॉलिटिकल परिस्थितियां, बीजेपी का साथ शिवसेना ने छोड़ा, बीजेपी का साथ अकालियों ने छोड़ा। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जो कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अगर ये फैसला ले लिया गया है तो क्या ये माना जाए ये राजनीतिक फैसला है? इस राजनीति का मतलब सिर्फ इतना भर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने खड़े हैं, या इस राजनीति का मतलब इतना भर है कि आने वाले वक्त में पंजाब के भीतर बीजेपी, अकाली और कैप्टन तीनों एक साथ नजर आएंगे? जमा घोल आप लगातार कर सकते हैं, कुछ घटाइए कुछ बढ़ाइए, लेकिन फिर दोबारा लौटिए उस परिस्थिति पर जहां इस देश में किसानों के बेटे ही नहीं, इस देश की मिडिल क्लास के बच्चों को भी नौकरी देने की स्थिति में सरकार नहीं है। और आपको जानकर हैरत होगी कि मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जो डाटा निकल कर आया है वो हैरान करने वाला है। 2019 तक वो डाटा बतलाता था कि इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर भारत के 90% मजदूर काम करते हैं। और उन्हीं का डाटा और उसके साथ भारत के भीतर की प्राइवेट संस्था CMIE का डाटा वह बतलाता है कि भारत के भीतर में तकरीबन इसी दौर में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां छिन गई।
वह उस खेती की जमीन पर निर्भर होने चले गए या उस अनाज पर निर्भर होने चले गए जहां पर वह जिंदा रह सके। और जब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस दौर में दुनिया ने एक नया सर्वे किया। उस सर्वे में बताया गया कि भारत भूखमरी के क्षेत्र में आज की तारीख में दुनिया के 110 देशों की कतार में लगभग 92वें नंबर पर है, 92 नंबर पर है। भारत कोई अफ्रीका नहीं है, या वैसे देश में भारत की शुमारी नहीं होती है जहां पर कोई पॉलिसी ना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कोई इकोनॉमिक ढांचा ना हो, कोई इंडस्ट्री ना हो, कोई एग्रीकल्चर ना हो। ऐसी स्थिति में नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति भारत को लेकर समूची दुनिया देख रही है और भारत के किसानों को दुनिया के 12 पार्लियामेंटरों ने जगह दी, पार्लियामेंट्री तौर पर मतलब है कि वहां की पार्लियामेंट में आवाज उठी, तो इसके फिर दो मतलब को बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए। मौजूदा वक्त में मोदी राजनीतिक सत्ता जो है आर्थिक तौर पर कितनी विफल हो गई है, और उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो चली है जहां पर आरबीआई भी हाथ खड़े कर चुका है। लेकिन हमें लगता है कि आज जब हम गाजीपुर में हैं तो इन तथ्यों से हटकर जरा उस संवेदनशील धागों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पंजाब के भीतर में 550 किसानों की मौत, हरियाणा के भीतर में 75 किसानों की मौत, राजस्थान से जुड़े हुए 25 किसानों की मौत, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए 12 किसानों की मौत, महाराष्ट्र से जुड़े हुए 6 किसानों की मौत, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए 3 किसानों की मौत। ये सारी मौत इस दौर में इसी आंदोलन के वक्त हुई है। भारत की राजनीतिक सत्ता क्या मौतों पर सवार है? हम आज ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपके जहन में प्रवासी मजदूरों का दर्द भी होगा। उस दौर में कितनी मौतें हुई जो सड़क पर पैदल चलते चले जा रहे थे और रेलगाड़ियों के नीचे भी दबकर मौतें हुई। वो सारे लोग जब वापस लौटे, उत्तर प्रदेश में उनके लौटने की तादाद लगभग 2.5 करोड़, बिहार में लौटने वालों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख, झारखंड लौटने वाले तकरीबन 1.25 करोड़। अलग अलग प्रांतों में जो इस देश की एग्रीकल्चर को संभाले हुए हैं, वहां पर जब प्रवासी मजदूर लौटे तो वह उसी एग्रीकल्चर पर अपने आप को आश्रित कर गए और किसान एक पल भी रुका नहीं। क्या उनके परिजनों से सरकार माफी मांगेगी? क्या प्रधानमंत्री जब जिस वक्त लखनऊ पहुंचे थे इस देश की 75 बरस की आजादी का जश्न मनाने के लिए और उन्होंने नाम दिया था अमृत महोत्सव, क्या यह कहा जा सकता है कि उससे चंद फरलांग की दूरी पर, चंद फरलांग का दूरी है तकरीबन 80 किलोमीटर, लखीमपुर में किसानों को जिस तरीके से रौंद दिया गया और जिस शख्स पर यह पूरा का पूरा आरोप है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उनके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं। यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के पास वक्त ही नहीं था कि वह किसानों के पास जाए? और यहां से पार्लियामेंट की कितनी दूरी है? 40 किलोमीटर? जी नहीं। 25 किलोमीटर? जी नहीं। 22 किलोमीटर यहां से पार्लियामेंट पड़ता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बार बार पार्लियामेंट में आते रहे? और यहां से सुप्रीम कोर्ट की कितनी दूरी है? लगभग 19 किलोमीटर। क्या इस देश के भीतर में सुओ मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट को जागृत नहीं होना चाहिए था? लोकतंत्र के पहरुए के तौर पर या पिलर के तौर पर जो पहचान इस देश की है, उसमें पार्लियामेंट भी आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आती है। लेकिन किसी ने भी किसानों की तरफ इस दृष्टि से उंगली नहीं उठाई या इस दृष्टि से अपनी आंखों को नहीं देखा कि वो समाधान चाहती है। कमेटियां बन गई, पार्लियामेंट में बहस चली, ये जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में इस कानून को पास कराने में एक वक्त भी वोटिंग की परिस्थिति नहीं लाने देने के लिए पूरी व्यूह रचना रची गई। तो क्या यह माना जाए कि जिन 750 किसानों की मौत इस आंदोलन के दौर में हो गई, हम सिर्फ एक शब्द कहें कि वो शहीद हो गए? उनके परिजनों की क्या हालत है? उनके घर की माली स्थिति क्या है? वह किन आर्थिक परिस्थितियों में जी रहे हैं? इस देश के किसानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के भीतर क्या कभी प्रधानमंत्री ने, इस देश के चीफ जस्टिस ने झांक कर देखने की कोशिश की है? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के पहरुओं के तौर पर मीडिया की एक पहचान होती है। मीडिया सवाल उठाता है तभी सवालों का जवाब निकल कर आता है। लेकिन मीडिया अगर सत्ता द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर ढोल पीटने लगे
तो फिर यकीन जानिए जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाती है जिसका अधिकार जनता को संविधान ने दिया है। मीडिया यूं ही उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने तौर पर जब चंपारण आंदोलन हो रहा था, उस समय बीबीसी का रिपोर्टर पहुंचा था महात्मा गांधी के पास ये कहते हुए कि नील की खेती होती है और आपको लगता है ये बंद हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था आप अपना काम करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और यकीन जानिए उस समय बीबीसी की रिपोर्ट अगर देखिएगा चंपारण आंदोलन को लेकर या दुनिया के बड़े बड़ी परिस्थितियों में जो भारत की आजादी का वक्त जब था, महात्मा गांधी पार्लियामेंट की चकाचौंध में नहीं बैठे थे। वो बार बार कहते थे इस पार्लियामेंट के भीतर जब तक जनता और लोगों से सरोकार नहीं होंगे पार्लियामेंट्रीज की, तब तक हम इसे आजादी नहीं मानते हैं। और इसीलिए वो कोलकाता के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए थे जहां पर राजगोपालाचारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम क्या रोशनी कर दें। उन्होंने कहा रोशनी करने का वक्त आया नहीं है, अंधेरे में रहने दो। तब दुनिया के 6 बड़े रिपोर्टर उनके पास पहुंचे जो चाहे अलग अलग देशों से आए हुए थे। उन्होंने कहा बापू आप एक प्रतिक्रिया तो दे दीजिए भारत की आजादी को लेकर। महात्मा गांधी ने कहा अभी उसका वक्त नहीं आया है। आप माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि जब उन्होंने माफी मांग ली, इस देश को भीतर से आर्थिक तौर पर कंगाल कर चुके हैं। किसान अपने तौर पर चाहे जश्न मना रहे हों कि 3 कानून वापस हो गए, चाहे इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई कि देखिए प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए इस देश का प्रधानमंत्री सबसे अलग खड़ा है। पार्टी भी उसके साथ नहीं है, आरएसएस भी उसके साथ नहीं है, विपक्ष तो विरोध कर रहा है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को उस चुनावी लब्बो लुबाब में लपेट दिया गया है जहां पर इस देश का वोट मिलने के बाद वो शख्स तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके इस देश में कहता है कि लोकतंत्र है। आप मान लीजिए इस देश के इंस्टीट्यूशंस यूं ही बर्बाद नहीं हुए हैं, इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी के पिलर्स यूं ही खत्म नहीं हुए हैं। इस देश ने ऐसी परिस्थितियां इमरजेंसी के वक्त भी नहीं देखी थी। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज जब हम जहां पर आपसे संबोधन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के महोबा में है। महोबा में मंच जो सजाया गया है वो राज्य सरकार के पैसे से सजाया गया है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने एक मंच का उपयोग किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव खारिज कर दिया था। लेकिन आज की तारीख में ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन भी आंख मूंद लेता है, अदालतें भी अपने तौर पर अगल बगल देखती हैं। क्या हम एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हुए हैं जहां पर 2014 के बाद लिया गया हर निर्णय, एक एक निर्णय को याद कीजिए, क्या माफी मांगी जाएगी? पहला निर्णय भूमि अधिग्रहण का मसला, सूट बूट की सरकार विपक्ष की तरफ से कहा गया, भूमि अधिग्रहण का मसला वापस लिया गया। नोटबंदी का जिक्र हुआ, इस देश में त्राहिमाम मच गया और कहा गया कि हम 50 दिनों के बाद देखेंगे, बात करेंगे। आप जिस चौराहे पर चाहिए बुला लेंगे, वो 50 दिन आज तक नहीं आए। लेकिन नोटबंदी को लेकर जो वादे और दावे किए गए थे सभी झूठे निकले, चाहे वो ब्लैक मनी का जिक्र हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी का दावा हो, चाहे वो कैश के फ्लो का जिक्र हो, चाहे ब्लैक मनी के जरिए 1000 नोट के बंद करने की बात हो। उसके बाद 2000 रुपए का नोट आ गया। ब्लैक मनी दुनिया के अलग अलग बैंकों में भारतीयों की बढ़ गई। इसकी रिपोर्ट भी भारत सरकार के पास है। उसके बाद याद कीजिए जीएसटी को लेकर इस देश के व्यापारियों की कमर टूट गई। क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में 3 निर्णयों को उन्होंने वापस जो लिया है वो सीधे सीधे चुनाव से जोड़ता है। ये किसानों के 3 कानून का जिक्र हो या पेट्रोल डीजल को लेकर जो उन्होंने अपने तौर पर वापसी की है, या फिर पहली बार जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं कि शायद इस देश में जो देशद्रोह लगा दिया जाता है वह कहीं गलत तो नहीं है, जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस बीच लगाया गया। अदालत ने उस रूप में बात की कि आप गलत कर रहे हैं। यानी आप निर्णय दर निर्णय लेते चले जाइए और उस दौर को जिन लोगों ने भोगा है और जिन लोगों को जो परेशानी हुई है, आपके एक माफी के शब्द से क्या उनके परिजन, उनका दुख, उनकी आर्थिक स्थितियां सब ठीक हो जाएंगी? या फिर कटघरे में इस देश के प्रधानमंत्री को खड़ा किया जाए? और क्या इस 3 कानूनों के आश्रय इस देश के भीतर में अगर लोकतंत्र का मतलब चुनाव है तो चुनाव नहीं हो जाना चाहिए? प्रधानमंत्री कहते इन तीन को लेकर हमने जो कानून बनाए हैं वह इस देश के 10 करोड़ किसानों के हक में है,
जिसका जिक्र आज भी उन्होंने किया कि छोटे और सीमांत किसानों के वो हक में थे। कुछ किसान राजी नहीं थे, कुछ किसानों का विरोध था, तो चंद किसान कितना वोट डाल देंगे? क्या इसको लेकर इस देश में चुनाव नहीं हो जाना चाहिए और इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री 3 कानून वापस ले या ना ले, माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन इसी आधार पर इलेक्शन हो जाए? क्योंकि भारत अभी भी लोकतंत्र को जीता है और महात्मा गांधी का पाठ सत्याग्रह, जिसमें हिंसा नहीं करेंगे, इसको बाखूबी वो ना सिर्फ मानता है बल्कि भारत की रगों में वही लोकतंत्र दौड़ता है जिसका जिक्र महात्मा गांधी किया करते थे। लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने तो ऐसा नहीं किया। किसान आंदोलन करने निकले तो पानी की बौछारें मारी गई, उस दौर में डंडे बरसाए गए, कितनों के माथे से खून बहा, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो दिल्ली की सीमा हो। इस दौर में सड़कें खोद दी गई, वहां पर तारें बिछा दी गई। ये सारी परिस्थितियां तो इसी दौर में देखी गई है। और ऐसे किसान मजदूर जो कि अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, किसी को दिल की बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन इस तरीके से खुले आसमान तले अगर उसकी मौत दर हो, मौत होती चली जा रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपुल कहता है, वी द पीपुल फॉर द पीपुल, इस बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन नहीं, आपने एक वक्त भी यह नहीं सोचा कि जो 7 RCR या 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां से निकलकर किसानों के साथ जुड़े। क्योंकि याद कीजिए 2014 से पहले 2013 में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पंजाब और हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंच से नारे लगवाए थे जय जवान जय किसान के, और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया था। तो क्या सत्ता पाने के बाद स्थितियां बदल जाती है, या सत्ता पाने के बाद जो सुविधाएं यह देश देता है, उस देश की सुविधाओं को भोगते हुए लगातार उन्हीं सुविधाओं के जरिए अपनी जिंदगी को बना लेना ही इस देश के प्रधानमंत्री का काम है क्या? सवाल यह है, इस दौर में चाहे कृषि मंत्री तोमर हो, चाहे पूरी कैबिनेट ही क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठते हुए मामले ही क्यों ना हो, चाहे इलेक्शन की परिस्थितियां ही सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन यकीन जानिए, क्या वाकई प्रधानमंत्री के माफी मांगने के बाद इस देश की किसानी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? और अगर उत्तर प्रदेश में योगी चुनाव हार भी जाते हैं, इस देश को आंतरिक तौर पर कितना खोखला किया गया है गन्ना किसानों को लेकर। 10,000 करोड़ की जो परिस्थिति थी वो बढ़कर लगभग 14,000 करोड़ की पहुंच गई है। क्या उसकी भरपाई होगी? जो कर्ज है किसानों पर आज की तारीख में, क्या उसकी भरपाई होगी? क्या इस दौर में एमएसपी को जो कानून नहीं बनाने की स्थिति में सरकार जिक्र करती है कि अगर वो एमएसपी को कानून बना देगी तो 16 लाख करोड़ का बोझ उस पर पड़ जाएगा? लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, इन 7 सालों के भीतर में जो एनपीए है वो 16 लाख करोड़ के पार है। बैंकों के बुक में आज 10 लाख करोड़ का एनपीए है, और इस दौर में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए सरकार ने जो कॉरपोरेट ने कर्ज लिए थे। तो सवाल पैसे का नहीं है, सवाल उस विजन और उस दृष्टि और उस ईमानदारी का है जिसका जिक्र तो मंच से बार बार होता है और राष्ट्रीय संबोधन में भी होता है, लेकिन वह इंप्लीमेंट करते हुए सरकार क्यों नजर नहीं आती है? 25,000 करोड़ से ज्यादा बीमा कंपनियों को इस दौर में लाभ हो गया, जो किसानों को किसान फसल बीमा योजना के तहत जिन्हें पैसा देना था, किसानों को नहीं मिला, बीमा कंपनियों को पैसा मिला। इस दौर में जो किसान सम्मान निधि का पैसा जो बांटा जा रहा था, हमने जब उसका आकलन करना शुरू किया तो सरकार ने शुरुआत में बताया कि हम लगभग 9 करोड़ 40 लाख किसानों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार के आंकड़े ही बतलाते हैं कि औसतन वो 50% के खातों में भी नहीं पहुंचे। तो इसके मतलब क्या है? सवाल ये नहीं है, ये मंच आज आप देख रहे हैं गाजीपुर में, हो सकता है पार्लियामेंट में जब ये कानून पास हो जाए, इस लिहाज से कि अब इसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें 3 दिन का वक्त लगेगा। जब पार्लियामेंट शुरू होगी और शुरुआत में इसको रखा जाएगा तो 3 दिनों के वक्त में ये पूरी तरीके से कानून निरस्त हो जाएगा। इस कानून की निरस्ता के बाद ये मंच हो सकता है नहीं रहे, या जिद किसानों की ये आ जाए कि एमएसपी को लेकर कोई कानून जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। यह भी हो सकता है। इस देश के वो राजनीतिक दल जो अभी तक किसानों के साथ खड़े थे, किसानों की जीत के साथ अपने संघर्ष की जीत भी बताएंगे और राजनीतिक वोट भी पाएंगे, यह भी सच है।
लेकिन भारत का लोकतंत्र जिस किसानी के आसरे 1947 से चलता रहा और इस दौर में जो किसान आंदोलन भारत में बीते 100 बरस में हुए या दुनिया भर में जो भी किसान को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, चाहे वो ब्राजील का आंदोलन हो, चाहे वो चिली का आंदोलन हो, पहली बार भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में सत्याग्रह की एक ऐसी परिस्थिति आंदोलन के जरिए निकल कर आई जहां पर इस देश में जीने वाले लोगों को लगता है आंदोलन ही जीवन हो चला है। आप जरा कल्पना कीजिए इन जगहों पर कितनी रातों को बिताया गया है। ओस भी पड़ती थी, बरसात भी होती थी, धूप भी लगती थी, अपने परिजनों की अच्छी बुरी खबर भी इनके पास पहुंचती थी। ऐसी परिस्थिति तो विभाजन के वक्त भी नहीं आई होगी। तो आप क्या कहेंगे? मतलब बहुत साफ है कि इस वक्त किसानों को 3 कदम उठाने होंगे। पहला बड़ा कदम यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था किसानों को किस रूप में लेकर साथ चले, इसका कच्चा चिट्ठा आपको रखना होगा, क्योंकि आप अभी भी बाजार के हिसाब से चलते हैं। आप किसानों के साथ नहीं चलते हैं, जबकि जानते हैं कि भारत के 60% लोग किसानी पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था का आधार खेती हो। दूसरी बड़ी बात, इस देश के भीतर में जिस तरीके से रिटेल सेक्टर आया है और रिटेल सेक्टर को जो मुनाफा मिलता है, अगर आलू 2 रुपए का मिलता है खेत में तो बाजार पहुंचते पहुंचते 30 से 40 रुपए हो जाता है। इस रेशियो को निकालिए और उसका 50% किसानों को देने की परिस्थिति में लाइए, यानी रिटेल सेक्टर में बिकने वाला जो भी खेत से उपजा हुआ उपज है उसका 50% रिटेल सेक्टर में जो होता है वह कम से कम यहां बिके। क्योंकि एक जानकारी आपको और दे दें, 45 लाख करोड़ ग्रोसरी की बिकाई है रिटेल सेक्टर के द्वारा, जिस पर लड़ाई अमेजन और अंबानी लड़ रहे हैं कि हमारा कब्जा हो जाए कि तुम्हारा कब्जा हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, इस देश की पार्लियामेंट हो या विधानसभा के भीतर हो, उसमें किसानों की नुमाइंदगी ठीक उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे इस देश में आरक्षण के तहत SC और ST की व्यवस्था की गई। जो सुरक्षित सीटें हैं, 10% की आपको व्यवस्था किसानों के लिए करनी होगी, यानी किसान ही नुमाइंदे के तौर पर पार्लियामेंट और विधानसभा में नजर आएगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, यकीन जानिए एक प्रधानमंत्री आएगा, 7 साल के बाद माफी मांगता है, चला जाएगा। कल कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वह अपने तौर पर नए नियम कायदे बनाएगी और उसके लिहाज से वह बाजार के अनुकूल होगा, किसानों के अनुकूल नहीं होगा। इकोनॉमी रिटेल सेक्टर के अनुकूल होगी, खेती के अनुकूल नहीं होगी। पार्लियामेंट की पूरी बहस उस बहुमत को देखेगी जिस बहुमत के भीतर में किसान की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले तो बहुत लोग होंगे। इस समय भी पार्लियामेंट के अंदर 190 सांसद ऐसे हैं, 192 सांसद ऐसे हैं जो अपने पेशे में खेती लिखते हैं। लेकिन क्या पार्लियामेंट के भीतर उनकी आवाज होती है? बीजेपी के भीतर इन 192 सांसदों में से 126 सांसद हैं। आप कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कानून बीजेपी ने बनाया, बीजेपी की राजनीतिक सत्ता ने बनाया। लेकिन बहरहाल एक बार इस मंच को देख लीजिए, मंच अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज का दिन किसानों के उस संघर्ष की जीत है, जिस संघर्ष ने इस राजनीतिक सत्ता को मैसेज दिया है, आपकी उम्र हर 5 बरस के बाद डूबती हुई दिखाई देगी, लेकिन किसानों का संघर्ष बरसों बरस तक जारी रहा है और बरसों बरस तक जारी रहेगा। ये शायद इस देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।